मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मेन बेस होता है और वो है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स का पहले अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर और आइसोमरेज में अपन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अपन जीओसी में पढ़ चुके हैं और आपको यदि देखने हैं तो जीओसी वाले लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने हुए कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब पहले तो हम इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अपन इसके डेफिनेशन यदि लिखे, वैसे आपसे डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसके बारे में। द कंपाउंड्स which are formed by the combination of carbon and hydrogen are known as हाइड्रोकार्बन्स। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। देखो हाइड्रोकार्बन को यदि आपको क्लासिफाई करना है तो उसका एक सिंपल ही तरीका है कि इसमें आप क्या करो कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो साइक्लिक भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन या ओपन चेन भी हो सकते हैं। इसी तरह हम यदि अनसैचुरेटेड की बात करें तो वो भी स्ट्रेट चेन या ओपन चेन हो सकते हैं और साथ में साइक्लिक भी हो सकते हैं। अब साइक्लिक जब कंडीशन हो जाती है तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है अनसैचुरेटेड में कि उनको हम एरोमेटिक बोल देते हैं, इसलिए इनके 3 ब्रांच जो है वो आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो they can classify at the amount of bonds between कार्बन कार्बन एटम, किसके बीच में, कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए इस बेसिस पे कितने तरह के होते हैं। बेसिकली अपन उनके 3 टाइप्स जो है वो देखते हैं। इनमें सबसे पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहली कैटेगरी होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनमें क्या होता है, इनमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोकार्बन that contain single bond between
कार्बन कार्बन एटम्स। अब इस बेसिस पे ये जो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, इस बेसिस पे हम इनको दो चीज़ों में दो तरह से बता सकते हैं। एक होते हैं ओपन चेन, ठीक है। ओपन चेन का मतलब जिनमें चेन क्या होगी, ओपन होगी, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और इसी तरह यहाँ पर एक होती है साइक्लिक साइक्लिक रिंग। तो ये दो कैटेगरी इनकी हो सकती है। क्लियर। इसी तरह सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इनमें क्या होता है, इनमें होगा देखो, इफ कार्बन कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उस केस में क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कैटेगरी के होते हैं। तो ये भी ओपन चेन और रिंग में हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं और रिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि डबल बॉन्ड जो है वो रिंग में आ जाता है तो तीसरी कैटेगरी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी जिनमें एरोमेटिसिटी होती है। एरोमेटिसिटी जो है आपको जीओसी में जाके और लेक्चर में आराम से देखनी है। जैसे जिन पे हाकल रूल अप्लाई होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स मिलते हैं, कॉन्जुगेशंस मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए अपन ने क्लासिफिकेशन, पहले सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे इनका इंट्रोडक्शन एज स्ट्रक्चर के, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है उस बात को समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो एल्केन्स होते हैं इनको हम एक कॉमन नेम भी देते हैं, इनकी पूरी सीरीज को, और वो कॉमन नेम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स बोलते हैं इनको। अभी पैराफिन जो होता है एक्चुअल में होता क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड, जिसका मीन्स होता है, जैसे हम बात करें कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है या नॉर्मल कंडीशंस होती है उनमें इनकी रिएक्टिविटी लो या नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो लो रिएक्टिविटी की वजह से इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है पैरम, पैरम मीन्स होता है लिटिल, और दूसरा वर्ड होता है एफिन्स, इसका मतलब होता है एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब हुआ इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो रिएक्टिविटी है बहुत कम है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो इसके बारे में, इस वर्ड का मीन्स ही हुआ एट नॉर्मल कंडीशंस
these are inert। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। देखिए सबसे पहले आपको आना चाहिए इसका जनरल फॉर्मूला। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, where n equal to number of कार्बन एटम्स। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसकी स्ट्रक्चर में आप देखिए, जैसे अपने पास में, मैं पहले मेंबर की बात कर रहा हूँ इनकी, तो जैसे अपने पास में है मीथेन, तो एक बॉन्डिंग यहाँ होगी इसमें, एक बॉन्डिंग इसमें यहाँ होगी, एक बॉन्डिंग इसमें यहाँ बॉन्ड बनेगा एक, और एक यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इसमें। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये H है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चूंकि कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला जो बॉन्ड बनता है, ये बनता है sp3s, ये भी होगा sp3s, ये भी है sp3s, और ये भी है sp3s। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कुछ चीज़ें, जैसे इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल किसका? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री और 5 मिनट। क्लियर है। बॉन्ड लेंथ जो होती है कार्बन कार्बन की तो होगी 152 पिकोमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन की होती है 112 पिकोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यदि अपन बात करें तो बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप जो होता है वो होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं होता है। और ये होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ये बनता है किससे? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने की वजह से स्ट्रक्चर जो होती है वो हो जाती है टेट्राहेड्रल, और वो भी रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। यदि हम इसमें इसको बनाना चाहे, दिखाना चाहे, तो आप ऐसे दिखा सकते हो। ये इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको बताई। अब आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, अपन आगे बढ़ेंगे।
अब अपन बात करेंगे इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपन को यदि आइसोमेरिज्म और इसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो अपन जीओसी वाला लेक्चर देखेंगे जो प्लेलिस्ट में है। अब अपन बात करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, जो है सबसे पहला हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन जो है वो किस किस का कर सकते हैं हम, एल्कीन का भी कर सकते हैं और एल्काइन का भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अपने पास में है एल्कीन, इसका अपन हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा 2 मोल ऑफ H2 लेना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आप प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल, तीनों में से कोई भी एक मेटल का सरफेस ले सकते हो। तो यहाँ देखो एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, तो H यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, दूसरा H यहाँ आ जाएगा, दूसरा H यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बनेगा, एक H यहाँ आ गया, 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 इस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए अपन एल्काइन भी एल्कीन भी ले सकते हैं। एल्कीन आप लोगे तो कैसे होगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H और H, यहाँ 1 मोल ऑफ H2 लेना पड़ेगा, H2 Pt Pd Ni, यहाँ भी आपको 1 मोल यहाँ 2 मोल लेना था, और यहाँ आपको 1 मोल लेना है, इतना ध्यान रखना है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपके, यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, तो अपन मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे ये जो प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल जो होती है, ये मेटल है, इसकी सरफेस पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आकर एडजॉर्ब होता है, कि जैसे अपने पास में ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आई और इसने क्या की, बॉन्डिंग की। अब जब ये काम हो जाता है कि मेटल सरफेस पर आकर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हो गई, तो अब इस पर हम एल्कीन या एल्काइन जो है वो पास करेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पर H है और यहाँ हम इसको क्या करेंगे, इस पे पास करेंगे। क्लियर। जब ये इस पर आकर बॉन्डिंग करेगा तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसे हम 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। कैसे बनेगी, देखिए ये H, ये H, अब इन H के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और यहाँ क्या है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। कौन सा वाला, ये वाला। अब देखिए, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन, ये वाला फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये ब्रेकिंग हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये बन गई यहाँ पर
1 2 3 4 4 membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या बनी? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब इसके बाद जो है क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका डिश ऑप्शन हो जाएगा एक तरह से, ये मेटल सरफेस यहाँ होगा और यहाँ से चले जाएगा कौन? CH CH, ये क्या बन गया? एल्केन। ये आपको ध्यान में रखने की बात। अब इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली है, देखो मेटल सरफेस पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इस वजह से डेल्टा H जो है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर है? दूसरा काम इसमें क्या हो रहा है? 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। तीसरा काम क्या हो रहा है? यहां पर होता है सिन एडिशन। ठीक है। चौथा काम क्या हो रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइन में ज्यादा होती है किससे? एल्कीन से। अभी मैं बता दूंगा इसका रीजन। उसके बाद में ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? पेरिसाइक्लिक। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक क्या होती है? देखो ऐसे होती है, जैसे अपने पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ H है और यहाँ H है। तो देखो पेरिसाइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये वाला बॉन्ड तो यहाँ जा रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ रहा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि एल्काइंस में जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है रिएक्शन और एल्कीन्स में क्या होती है? स्लो होती है। हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइंस की ये वाले हाइड्रोजनेशन ज़्यादा फास्ट है और ये जो होती है वो स्लो होती है। तो उसका कारण होता है एल्काइंस जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और ये जो होते हैं ये प्लेनर होते हैं। अब क्या होगा कि जब ये नीचे आएगा, इस सरफेस पर आएगा, तो इसका ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आके पहले, क्योंकि बॉन्डिंग तो इन कार्बन्स में होनी है, लेकिन ये हाइड्रोजन आके ये इस तरह से है, ये हाइड्रोजन इस तरह से है, तो ये हाइड्रोजन आएगा और इस पर जाके अटैच हो जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, ये हाइड्रोजन ऐसे है डायरेक्ट, ये कार्बन जो है वो टच में आएंगे इसके। इसीलिए एल्काइंस जो होती है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है कंपैरिजन टू एल्कीन्स। फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका। तो हाइड्रोजनेशन पे अपन कुछ प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H यहाँ और एक H यहाँ ऐड होगा। इसका मतलब प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा आपका, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3, या फिर आप इसको ऐसे लगा दो, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ H और यहाँ H, तो ये बन गया CH3 CH3। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा
तो यहाँ H और यहाँ H, तो इस तरह से आपको इसमें प्रोडक्ट बनाना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये लग जाएगा। इसकी अपन बात करें तो देखो यहाँ पर ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो एक डी, दूसरा डी, चौथा डी, क्योंकि दो मोल है तो यहाँ पर ये बन जाएगा डी 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 और एच, इस तरह से बनेंगे। तो हम बात करते हैं थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि एल्केन जो होता है उनमें एडिशन जो है वो सिन होता है, तो कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अपन बात करें कि यदि अपने पास में सिस एल्कीन है और उसमें एडिशन होता है सिन, यदि सिन एडिशन होता है तो हम प्रोडक्ट बनेगा एराइथ्रो। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यदि अपने पास में ट्रांस एल्कीन है और वहां पर एडिशन होता है सेन, उस केस में 3O बनेगा। यदि अपने पास में सिस एल्कीन है लेकिन एडिशन जो है वो एंटी हो रहा है, तो वहां पर बनेगा 3O। और यदि ट्रांस एल्कीन है और वहां पर एंटी एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा एराइथ्रो। ठीक है, इसका अपन एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल में जब आप देखोगे तो जैसे अपने पास में है यहाँ पर R1 है, यहाँ पर H, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर H। अब अपन इसमें एडिशन करवा रहे हैं D2 PT 1 मोल। तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक डी यहाँ लगेगा और एक डी यहाँ लगेगा। इस केस में इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब सिन एडिशन हो रहा है तो डी लगेगा इधर, तो यहाँ पर डी लग गया, यहाँ पर डी लग गया, यहाँ पर एच लग गया, यहाँ पर एच लग गया। अब इसका एनेंशियोमर बन सकता है, तो साथ में एक इसका प्रोडक्ट बनेगा एनेंशियोमर। क्लियर? अब यदि ये जो फॉर्म है वो ट्रांस होती है तो उसमें क्या होता है देख लीजिए, या फिर इसका अपन नॉर्मल डैश रेज बना के देख लेते हैं। डैश रेज में इसका क्या बनेगा, यहाँ R1 है, हाइड्रोजन जो है आपका H में गया, यहाँ R2 है और हाइड्रोजन जो है वो आपका डैश में गया। अब देखिए एडिशन किस तरह से हो जाएगा, ये डी और ये डी। अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा नया, मतलब इसको अपन कैसा फॉर्म बना सकते हैं, तो ये ऐसा बनेगा R1 R2 H H D D। ठीक है, अब इसका एनेंशियोमर नहीं बनेगा। क्लियर? तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन इसकी एक कंडीशन और चेक करेंगे। यहीं पे कर देता हूँ मैं, यहाँ पता चल जाएगा आपको। यदि हमने क्या किया, इफ R1 इक्वल टू R2, तो R1 इक्वल टू R2 करोगे तो क्या होगा, देखो ये हो गया R1
ये हो गया R1, यहाँ पर अपन ने D लगा दिया, यहाँ पर D लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ पर H लगा, तो यहाँ देखो POS मिल गया अपन को, POS मिल गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब इसका मिरर इमेज तो बन सकता है बट सेम कंपाउंड आ जाएगा। R1 यहाँ पर D इधर आ जाएगा और H इधर चले जाएगा मिरर इमेज में। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपन इसका ट्रांस एडिशन देख लेते हैं कि ट्रांस एडिशन किस तरह से होता है। तो जैसे अपने पास में है यहाँ R1 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ R2 है। अब इसमें अपन एडिशन कर रहे हैं सिन एडिशन। ये हमने लिया D2 और ये लिया प्लेटिनम और ये हमने ले लिया 1 मोल। अब देखो क्या होगा, ये जिसका प्रोडक्ट बनेगा ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब देखो एंटी एडिशन होगा तो यहाँ पर एक D इधर जाएगा, एक D इधर जाएगा। यहाँ पर ये H है तो ये D हो गया और यहाँ ये D है तो H इधर हो गया। क्लियर है? अब इसका एनेंशियमर बन सकता है, तो साथ में बनेगा एनेंशियमर। क्लियर है? इसका डैश फिर यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो, जैसे यहाँ हो गया R1, H, ये R2 और यहाँ D और यहाँ D। अब देखो इसका अपन ये बनाएंगे तो R1 R2 D H D, इस तरह से इसका बनेगा। अब हम बात करते हैं, ये R1 और R2 को यदि सेम कर देते हैं तो क्या होगा। इफ R1 इक्वल टू R2, उस केस में यहाँ R1 है, यहाँ H है, यहाँ भी R1 है और आपने एडिशन किया 1 मोल। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये D, यहाँ D आएगा। तो चेक करो यहाँ पर बनेगा R1, यहाँ भी R1 आ गया, यहाँ D आ गया, तो यहाँ D आ गया, यहाँ H आ गया। अब देखिए, अब इसका मिरर इमेज बन सकता है, एनेंशियमर नहीं बनेगा। R1 यहाँ पर D H D। क्लियर है? फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आप आगे देखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं किस तरह से बनेगा प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर D2 आकर जुड़ेगा तो यहाँ D आएगा और यहाँ D आएगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर Me आ गया, यहाँ पर Me आ गया, यहाँ D हो गया, यहाँ D हो गया। तो अब देखो यहाँ पर इसका
POS मिल जाएगा अपन को। POS मिल गया, इसका मतलब पीजो कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं यहाँ कैसे बनेगा। यहाँ पर ये देखो, ये एथिल हो गया, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ डी आएगा। ये मैथिल हो गया, ये डी आ गया, ये डी आ गया। अब यहाँ POS, अपन को यदि अपने POS बनाना चाहे तो ये POS नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका एक एनेंटियोमर भी बन सकता है। इसका क्या बन सकता है? एनेंटियोमर बन सकता है। कैसे बनेगा, बना के देख लेते हैं अपन। यहाँ देखो, ये जो एथिल है इसको डार्क में ले जाओ, यहाँ मैथिल को किस में ले जाओ? डार्क में ले जाओ, और डी को जो है वो किस में ले आओ? डैश में ले आओ। इस तरह से बन जाएगा। यहाँ बनाएंगे अपन तो यहाँ कुछ इस तरह से बनेगा। ये एथिल हो गया, ये एथिल हो गया, यहाँ मैथिल हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ मैथिल हो गया। अब इसका क्या बन सकता है? एनेंटियोमर बन सकता है। ठीक है, यहाँ POS नहीं मिलेगा। इसमें कैसे बनेगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ H, यहाँ H, तो इस तरह से ये देखिए, ये बन गया। अब देखो, ये वाला जो कार्बन है ये क्या बन गया? किरल कार्बन बन गया। और किरल कार्बन बन गया तो इसके जो है दो आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, मैं इसको थोड़ा ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पर एथिल हो गया, यहाँ मैथिल हो गया, यहाँ H हो गया, इसका मिरर इमेज बन सकता है। ठीक है, कैसे बनेगा इसका मिरर इमेज? ये H आ गया, ये Me इधर चले जाएगा, और ये E। ठीक है, फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अपन कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, उसके बाद अपन रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजनेशन की। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, देखिए H2 लिया है 1 मोल। अब अपने पास में है एल्कीन और एल्काइन, तो ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी? एल्काइन की। लेकिन इसमें भी क्या होगा? एक ही बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ एक ही बॉन्ड स्प्लिट हो पाएगा। यदि अपन इसकी बात करें तो देखो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। 1 मोल H2 लिए, इसका मतलब एक ही बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। तो एक H, एक H, तो यहाँ पर इस बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से आप प्रोडक्ट्स बनाओगे। अब रिएक्टिविटी जो है हैलोजेनेशन की, वो किस पर डिपेंड करती है? आपको ये देखना है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो कम्प्लीटली इसको क्या करता है? अफेक्टेड करता है। तो कुछ ऑर्डर है वो अपन देखेंगे। पहले तो आपको ये लिख लेना है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
ठीक है। स्टाइल हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डाउन हो जाएगी। कैसे अपने इस चीज़ को समझेंगे, देखिए जैसे अपने पास में है एक एल्किन जिस पर यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो इसकी रेट सबसे ज़्यादा होगी बाकी अदर एल्किन से। यदि हम बात करें एक एल्किन हमारे पास में ये है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ CH3 आ गया, तो इसका क्रिस्टल लैटिस ज़्यादा हो गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि अपन देखें तो यहाँ CH3 आ जाता है, यहाँ CH3 आ जाता है, यहाँ H और यहाँ H, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप जो है वो CH3 के आ गए, क्रिस्टल लैटिस और इंक्रीज हो गया। यदि हम बात करते हैं ये सिस फॉर्म हो गया, तो इससे कम जो है वो किसकी होगी, ट्रांसफॉर्म की होगी। तो यहाँ देख लेंगे ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H, और अब हम क्रिस्टल लैटिस और इंक्रीज कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसको आप एक जगह बढ़ा भी सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ H कर लो, यहाँ पर H कर लो, एक मेंबर और बन जाएगा इसका ऐसे करने से, ठीक है ना, एक मेंबर और बन जाएगा, तो ऐसे बनेगा ये, इसको हम लास्ट में रख देंगे। क्लियर है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट किसमें बात करें तो एल्काइंस की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टुवर्ड्स एल्कीन्स, और यदि हम एल्काइंस की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एल्कीन्स। और थर्ड जो है वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH की सबसे ज़्यादा होगी, फिर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH की उससे कम, और सबसे कम होगी इसकी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप लोगों को ध्यान में रखना है, फटाफट आप इसको नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ें। यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे और अपन रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको कंपेयर करेंगे। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पर यदि मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ तो तीनों में से रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो किसकी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है, और स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये एक्टिव साइट है, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है, 3 तो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यदि एक अपन यहाँ लगा दें तो 3 यहाँ हो जाएंगे, तो 3 3 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ एक्टिव साइट है आपकी ये, तो 3 तो यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे और 1 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ आपकी एक्टिव साइट है ये, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और यहाँ है, यानी 2 तो यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम इसकी होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी है। तो ये कुछ इस तरह से, सबसे ज़्यादा स्टेबल
तो रिएक्शन ज़्यादा देगा, उससे कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल। क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी। ये देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर यदि बात करें, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर यदि बात करेंगे तो ये एक्टिव साइट है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 2 तो यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ऑर्डर आ गया ये। क्लियर है। अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने के लिए ये साइट आपकी एक्टिव साइट हो गई, अल्फा साइट ये एक्टिव हो गई, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से टोटल हो गए 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ चेक करेंगे तो ये आपकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए और यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, यानी 2 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। यदि हम यहाँ चेक करेंगे तो ये इसकी एक्टिव साइट है, तो यहाँ 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यही बन रहा है इसमें, तो यहाँ पर बन जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ऑर्डर आ गया इस तरह से, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ देखते हैं, यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, मैं यहाँ से चेक करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि साइक्लो एल्किन्स जो है, साइक्लो एल्किन्स में जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होगी वो होगी 8 9 10 11 में तो 6 की ज़्यादा होती है ट्रांस से। क्लियर है। और 12 के बाद 6 की कम होती है ट्रांस से। ये आपको ध्यान में रखनी बात। इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल हो गया किससे, इससे। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम यहाँ होगा। अगला केस है H2D2 और T2। यहाँ पर जो है H2D2 और T2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो उस पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये होगा। देखो बॉन्ड एनर्जी H2 is less than D2 is less than T2, तो इस वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, मैं कह रहा हूँ डिक्रीज होती है, तो आर और आर भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम कर लेते हैं। देखिए इधर यहाँ पर ये इस जगह पर एडिशन होगा, तो H H यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस तरह से। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो H 1 मोल है,
यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये वाला बॉन्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट एडिशन की जिसे हम बोलते हैं 1,4 एडिशन। 1,4 एडिशन में क्या होता है, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन होगा वो 1 और 4th कंडीशन पे होगा। तो इस वजह से ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोल सकते हैं अब यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड फॉर्मेशन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। इसका मतलब ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। देखो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। ये कौन सा हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है। क्लियर है। तो यहां पर बन गई 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 1,4 एडिशन में क्या बनी, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होएगा तो यहाँ देख लीजिए कैसा बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये बन गया। अब ये यहाँ देखिए ये वाली कंडीशन आ गई 1 2 3 4। इसका मतलब ये बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हो गया और ये हो गया। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा मान लीजिए, तो ये बन जाएगा इस तरह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले और रिवीजन टाइम पर करते रहें। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स है 1,4 एडिशन के, वो अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक नया टॉपिक वो पढ़ेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4। इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी। ये अपन ऐसे ले सकते हैं, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर दो कंडीशन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो ये शिफ्टिंग होगी यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसमें चेक करते हैं। इसमें देखो कहीं भी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होगा बस। बाकी ऐसे कैसे बनाना आप लोगों को, यहाँ इसको कुछ इस तरह से बनेगा, ये आपको ऐसे बनाना है इस तरह से। ये इस तरह से। अब बाकी के बॉन्ड जो है एज इट इज लगा देंगे, ये वाला नहीं लगाना। ये लग गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। अब हम बात करते हैं एक नया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रेने निकल होता है alloy of nickel and aluminium in NaOH। अभी एक्चुअल में ये क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो ऑर्डिनरी निकल से ज़्यादा होती है, इस वजह से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेने निकल is better reactive
than ordinary nickel। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब यदि आपने रेने निकल यूज किया है, यदि आपने रेने निकल यूज किया है, इफ वी यूज्ड रेने निकल, तो अब रिएक्शन साबाते सैंडरसन रिएक्शन जो होती है वो हो जाती है। तो SABATIER साबाते सैंडरसन रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? और हम इसमें विल्किंसन रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। विल्किंसन्स रिएजेंट, विल्किंसन रिएजेंट क्या होता है? ये होता है ट्राइफेनिल, फास्फोरस ट्राइफेनिल, और यहाँ Cl, तो इसे हम बोलते हैं विल्किंसन रिएजेंट। ये भी इस रिएक्शन में कभी कभी यूज किया जा सकता है। फटाफट आप लिखें इसे। एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके बनता है। इस क्वेश्चन को भी अपन चेक करते हैं कैसे आप इसको सॉर्ट आउट करोगे। देखिए यहाँ पर टोटल पॉसिबल एल्केन्स पूछा है, मतलब ये एल्केन है, इस एल्केन को बनाने के लिए हम कितने एल्केन्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसी साइट है, चाहे तो आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो, चाहे आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा लो। इसका मतलब यहाँ एक ही तरह का एल्केन आप यूज कर सकते हो, जो चाहे तो यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो आप एक ही एल्केन यहाँ यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए आप एक साइड यहाँ बना सकते हो कि एक बॉन्ड तो आप यहाँ लगा सकते हो। क्लियर है? यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ, बात एक ही, एक आप यहाँ लगा सकते हो। मतलब दो तरह के एल्कीन बनेंगे, एक तो ये कि एक तो बॉन्ड लग गया ये और एक बॉन्ड लग गया ये। क्लियर? अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ यदि हम चेक करेंगे इस वाले में, तो यहाँ कोई किरेल कार्बन नहीं है, तो इसका तो एक ही बनेगा। लेकिन यहाँ चेक करोगे तो ये कार्बन किरेल हो गया, इसका मतलब इसके कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो दो और एक तीन, तो टोटल एल्कीन कितने हो गए? ये तीन। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं।